देखो हुआ है कि इस डेरिवेशन को पूरा मैंने कर दिया और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए अब मैं दोबारा लिखी हुई चीजों को ही समझा देता हूं। ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले बात करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत विद्युत क्षेत्रों के लिए। अध्यारोपण का सिद्धांत विद्युत क्षेत्रों के लिए। तो अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है बताता हूं। अगर एक से ज्यादा यानी कि बहुआवेशीय निकाय के संयुक्त विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो हमें अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करना पड़ता है। विद्युत क्षेत्रों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत किसी भी बहुआवेशीय निकाय में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बहुआवेशीय निकाय में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण पृथक पृथक विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होती है। दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी बहुआवेशीय निकाय के संयुक्त विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होती है। सदिश योगफल के बराबर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुआवेशीय निकाय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत का उपयोग करते हुए। तो मान लेते हैं, माना कि एक बहुआवेशीय निकाय है जिसमें n आवेश हैं, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn, उनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर डॉट 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 Rn वेक्टर है। उस निकाय में एक बिंदु P स्थित है जिसका स्थिति सदिश R0 वेक्टर है, जिसका स्थिति सदिश R0 वेक्टर है। उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम ये मान लेते हैं कि Q1 से, देखो ध्यान से, आवेश Q1 से बिंदु P तक विस्थापन सदिश, आवेश Q1 से बिंदु P तक विस्थापन सदिश हो जाएगा R01 वेक्टर। आवेश Q2 से बिंदु P तक विस्थापन सदिश हो जाएगा R02 वेक्टर। आवेश Q3 से बिंदु P तक विस्थापन सदिश हो जाएगा R03 वेक्टर डॉट डॉट डॉट। आवेश Qn से बिंदु P तक, आवेश Qn से बिंदु P तक विस्थापन सदिश हो जाएगा R0n वेक्टर। मैंने चित्र बड़ा नहीं बनाया था, इस वजह से विस्थापन सदिश मैंने साइड में लिख दिए हैं। अगर आप चित्र बड़ा बनाते हो तो उसमें आप इन दोनों बिंदुओं के बीच में विस्थापन सदिश को आसानी से दर्शा सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं ये मान रहा हूं कि Q1 आवेश, देखो ध्यान से देखो, Q1 आवेश से बिंदु P का विस्थापन सदिश R01 वेक्टर है। तो Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो ध्यान से, Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगी E1 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 अपॉन मॉड ऑफ R01 वेक्टर का स्क्वायर और R01 के बिंदु Q2, आवेश Q2 से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगी आपके पास E2 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R02 वेक्टर का स्क्वायर और R02 के। इसी तरह से Q3, आवेश Q3 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगी आपके पास E3 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q3 अपॉन R03 वेक्टर का स्क्वायर और R03 के डॉट 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 लगा देंगे और आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आपके पास En वेक्टर बराबर 1/4πε0 Qn अपॉन R0n वेक्टर का स्क्वायर और R0n कैप। ये हो जाती है आपके पास इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर पृथक पृथक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q1 से P की ओर इस तरफ E1 वेक्टर, Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ E2 वेक्टर, Q3 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3 वेक्टर, ऐसे Qn के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Qn वेक्टर। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इस चित्र को भी मिटाऊंगा और उसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत लगाने की कोशिश करूंगा।
इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से E वेक्टर बराबर या E नॉट वेक्टर बराबर भी ले सकते हो। E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डैश प्लस En वेक्टर। अब इन सभी तीव्रताओं के मान यहां पर रख देते हैं, बस इन सभी तीव्रताओं के मान यहां पर रख देते हैं। मैं चित्र को मिटा रहा हूं। तो जैसे ही हम इन सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान इसमें रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर का मान रख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन मॉड ऑफ R01 वेक्टर का स्क्वायर R01 के प्लस E2 वेक्टर का मान रख रहा हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R02 मॉड ऑफ का स्क्वायर प्लस 1 Q3 E3 का मान रख रहा हूं मैं E3 वेक्टर का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन मॉड ऑफ R03 वेक्टर का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कर देता हूं और प्लस En वेक्टर का मान रख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन मॉड ऑफ R0n वेक्टर का स्क्वायर और ये आपके पास R0n कैप। देख लो इन सबको ध्यान से, हमने E1 वेक्टर E2 वेक्टर E3 वेक्टर प्लस En वेक्टर का मान रख दिया है। ध्यान से देख लो इसको। मैं नीचे की सारी चीजें मिटाता हूं और आगे हल करने का प्रयास करता हूं। अब मैं नीचे की सारी चीजें मिटा रहा हूं और आगे हल करने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखो सीधा सीधा सा आपके पास आ जाता है। देखो अब हम यहां आगे हल करेंगे तो जैसे ही हम यहां आगे हल करेंगे तो इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे ही मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बाहर तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन और यहां बचेगा Q1 अपॉन मॉड ऑफ R01 वेक्टर का स्क्वायर R01 के प्लस अब आगे आएगा Q2 अपॉन मॉड ऑफ R02 का स्क्वायर और R02 के प्लस Q3 अपॉन मॉड ऑफ R03 वेक्टर का स्क्वायर और R03 के प्लस Qn अपॉन R0n मॉड ऑफ का स्क्वायर और R0n के और बड़ा कोष्टक वापस बंद कर दिया। ये आपके पास कॉमन आ चुका है और अंदर ये चीजें हो गई। अब इसको समेशन के रूप में ले लेते हैं तो मेरे पास आएगा E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां समेशन ले रहा हूं मैं। तो समेशन में देखो 0 0 0 ये तो कहीं भी नहीं बदल रहा है, लेकिन यहां 1 1 1 यहां 2 2 2 यहां 3 3 3 इसका मतलब ये नंबर बदल रहे हैं यहां वाले और एक जैसे नंबर है। इस वजह से हम क्या करेंगे Qi अपॉन मॉड ऑफ R0i वेक्टर का स्क्वायर R0i कैप और i बराबर 1 से n तक। अगर तुम चाहो तो यहां पर इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अंदर ले लेते हैं तो आपके पास जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qi अपॉन R0i मॉड ऑफ का स्क्वायर और R0i कैप। तो इस तरीके से जो है अब आप यह पढ़ सकते हो। इसको पूरे टॉपिक को आप आसानी से समझ सकते हो, याद कर सकते हो। नोट्स आपके पास उपलब्ध हैं। मैं पहले ही आप लोगों को नोट्स भेज चुका हूं। इस वजह से आपको इस टॉपिक को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम कल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आगे अध्ययन करने के लिए विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर और विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप आसानी से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और याद
कर लीजिए।